उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 11। स्वलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं केन्द्र ध्वजम् आश्रितपुरात् वृतोरथाश्व द्विपतियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गता। Translation. Maharaj Parikshit sat on a chariot drawn by black horses. His flag was marked with the sign of a lion. Being so decorated and surrounded by charioteers, chivalry, elephants and infantry soldiers, he left directions. तो समय वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षित कैसे उनके विजय यात्रा पर निकलते हैं। तो परीक्षित का रथ था, जो घोड़े रथ को चला रहे थे वो घोड़े काले कलर के थे, श्याम वर्ण, श्याम तुरंग योजितम। तो यहाँ पे देखिए हमारे शास्त्रों में कितना डिटेल आता है। जो लोग बोलते हैं ये सब काल्पनिक है, इतना डिटेल आता है। और उनका जो ध्वजा है रथम मृगेंद्र ध्वजम, उनके रथ का जो ध्वजा है उस पर सिंह का चिन्ह था। तो हमने देखा कि हर एक व्यक्ति का, हर एक योद्धा का ध्वजा अलग अलग होता है और ध्वजा से व्यक्ति को पहचानते हैं। तो परीक्षित का ध्वजा था सिंह और इस तरह से पूरे सज धज के उनका जो रथ है पूरे सजा हुआ था और अपने सारथियों के साथ और जो सेना है उसके साथ और हाथी इनके साथ निकलते हैं पूरे दुनिया पे विजयी प्राप्त करने के लिए। तो इसको विजय यात्रा बोलते हैं। परपोर्ट। महाराज परीक्षित is distinguished from his grandfather Arjuna for black horses pulled his chariot instead of white horses. तो परीक्षित और अर्जुन में फर्क क्या था? परीक्षित अर्जुन के घोड़े सफ़ेद थे और परीक्षित के घोड़े श्याम काले वर्ण के। He marked his flag with the mark of a lion and his grandfather marked his with a mark of Hanuman ji. तो अर्जुन का ध्वज कौन सा है? कपित ध्वज, हनुमान जी है उनके ध्वज में। और परीक्षित का मृगेंद्र जो सिंह है। रॉयल प्रोसेशन लाइक दैट ऑफ महाराज परीक्षित surrounded by well decorated chariots, chivalry, elephants, infantry and band not only is pleasing to the eyes but also is a sign of civilization that is aesthetic even on the fighting front. तो जब महाराज परीक्षित जैसे महान सम्राट निकलते हैं तो वो
बैंड के साथ, रथों के साथ, सेनाओं के साथ, हाथियों के साथ निकलते हैं। तो ये दृश्य भी देखने के लिए सुंदर है और उसके साथ साथ लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। तो परीक्षित किसके लिए बाहर निकले हैं? जो दुष्ट हैं उनका दमन करने के लिए। तो इतना बड़ा प्रोसेशन देख के लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि राजा है हमारी रक्षा करने के लिए। टेक्स्ट 12, भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषानीति वर्षाणि विजित्य जग्रे बलिम। ट्रांसलेशन, Maharaj Parikshit then conquered all parts of the earthly planet, Bhadrashva, Ketumala, Bharata, the northern Kuru, Kim Purusha, etc., and exacted tributes from their respective rulers. तो परीक्षित ऐसा राजा नहीं थे जो अपने हमेशा सिंहासन पर बैठ के कंफर्ट का आनंद लेते हैं। नहीं, वो बाहर जाते हैं अपने विजय यात्रा में और ये पूरे धरती पे, ऑलमोस्ट ये पूरे ब्रह्मांड पे भ्रमण करते हैं। अलग अलग वर्षों पे जाते हैं। भारतवर्ष, बृहदर्श्व, केतुमल, भारत, कुरु, किम पुरुष एक्सेट्रा, अलग अलग वर्षों में जाते हैं और वहाँ पे जो राजा है, प्रतिनिधि है, उनसे कर वसूल करते हैं। परपोर्ट, भद्रश्व, इट इज अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड नियर मेरू पर्वत and it extends from गंधमादन पर्वत to the salt water ocean। तो जैसे मैं बोल रहा था, ये सब काल्पनिक नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में। तो भागवतम के आगे के स्कंदों में है, ये सब वर्षों का बहुत डिटेल में वर्णन आता है, कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो ये एक्चुअली, हालांकि परीक्षित ये धरती पे घूम रहे थे पर उसके साथ साथ वो ब्रह्मांड पे भी घूमते हैं, भूमंडल पे, पूरे भूमंडल पे। तो भूमंडल पे अलग अलग वर्ष होता है। तो एक वर्ष का नाम है बृहदर्श्व। तो यहाँ पे ये मेरू पर्वत, तो भागवत में वर्णन आता है कि ये भूमंडल एक सर्कल है और उसके बीच में एक मेरू पर्वत है। तो वो एक, जैसे हमारे शरीर में हमारा स्पाइन होता है, स्पाइन को मेरुदंड बोलते हैं, हाँ, तो उस पर पूरा शरीर निर्भर है। तो वैसे ही ये मेरुदंड पूरे ब्रह्मांड के बीच में आता है। तो भद्रश्व मेरू पर्वत से गंधमादन पर्वत और वहाँ से सॉल्ट ओशन, जो खरा पानी है, समुद्र है, वहाँ तक चलता है। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वर्ष इन द महाभारत, भीष्म पर्व 7.14-18। तो ये वर्ष का जो डिस्क्रिप्शन है महाभारत में आता है, भीष्म पर्व में। द डिस्क्रिप्शन वॉज नरेटेड बाय संजय टू धृतराष्ट्र। तो संजय ये वर्ष के बारे में बहुत डिटेल में धृतराष्ट्र को महाभारत में बताते हैं। महाराज युधिष्ठिर ऑल्सो कॉन्कर दिस वर्ष एंड thus the province was included within the jurisdiction of his empire। तो परीक्षित के पहले युधिष्ठिर महाराज ने भी ये राज्य को, ये जो वर्ष है उस पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए हस्तिनापुर के अंडर ऑलरेडी ये सब आता है। फिर भी परीक्षित का कर्तव्य है जाके देखना कि अभी भी राजा हमारे अधीन हैं कि उनका मूड चेंज हो गया, माइंड चेंज हो गया। तो इसलिए उनको जाके फिर से इंस्पेक्ट करना पड़ता है। हर एक चीज़ में इंस्पेक्शन होता है ना, इंस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी चीज़ खराब हो जाता है। तो बार बार इंस्पेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। हाँ, सो वैसे परीक्षित महाराज क्योंकि आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर है, मैनेजर है, वो जाके हर एक चीज़ को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। Maharaj Parikshit was formally declared to be the emperor of all lands ruled by his grandfather, but still he had to establish his supremacy while he was out of his capital to exact tribute from such states। हालांकि परीक्षित को ऑलरेडी सम्राट मिल चुका था, युधिष्ठिर तो सम्राट थे, उनको साम्राज्य पूरा मिल चुका था, फिर भी परीक्षित को काम करना पड़ा। ये दुनिया में कोई आलसी नहीं हो सकता। नीति शास्त्र में वर्णन आता है, सिंह जंगल का राजा है पर वो बोल नहीं सकता मैं इधर ही बैठूंगा मुंह खोल के, जो हिरण है मेरे मुंह में आके घुसेगा। नहीं, उसको भी बाहर निकल के हिरण को पकड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को अपना मेहनत करना है।
तो हालांकि परीक्षित को मिल गया, फिर भी उनका कर्तव्य उनको करने का था। नहीं तो क्या होगा, वो उधर बैठे रहेंगे और धीरे धीरे सब लोग निकल जाएंगे उनके हाथ से और वो अकेले ही रहेंगे। इसलिए जो आलसी व्यक्ति है उसके हाथ में जो है वो भी निकल जाता है, कुछ रहता ही नहीं है। इसलिए परीक्षित बाहर जाके कर वसूल करते हैं अलग अलग राज्यों से। तो दूसरा जो वर्ष है जहाँ पे जाते हैं उसका नाम है केतुमाल। दिस अर्थ प्लैनेट इज डिवाइडेड इनटू 7 द्वीप्स by 7 oceans, and the central dweep called Jambu Dweep is divided into 9 varshas or parts by 8 huge mountains. तो भागवतम में वर्णन आता है कि ये जो भूमंडल है, भूमंडल में 7 नदियां हैं, 7 ओशंस, 7 नदियां हैं। जैसे हम खरा पानी का सागर देखते हैं, सॉल्ट वाटर, वैसे अलग अलग ओशंस हैं। दूध के समुद्र है, मधु का है, अलग अलग 7 समुद्र हैं और 7 द्वीप हैं जो सर्कुलर फैशन में होता है। मेरू पर्वत बीच में है और उसके इर्द गिर्द 7 द्वीप हैं। जो सेंट्रल द्वीप है जो मेरू पर्वत से छूता है उसको जाम्बू द्वीप बोलते हैं, जिस द्वीप में हम रह रहे हैं अभी, जाम्बू द्वीप। तो जाम्बू द्वीप अलग 8-9 वर्षों में बटा है। तो 7 द्वीप हैं, तो जाम्बू द्वीप सबसे छोटा बीच का द्वीप है, उसमें 9 अलग अलग वर्ष हैं, 9 अलग अलग भाग हैं, और ये 9 वर्षों को 8 अलग अलग पर्वत ये 9 वर्षों को बनाता है। भारतवर्ष इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द अबव वर्षस। तो जाम्बू द्वीप में एक वर्ष है जिसका नाम है भारतवर्ष, जिसमें हम हैं। It is said that in Ketumala Varsha, Bharatvarsha is mentioned as one of the 9 Varshas, and Ketumala is also described as one of the above Varshas. तो वही जाम्बू द्वीप में भारतवर्ष भी आता है और केतुमाल भी आता है। It is said that in Ketumal Varsha, women are most beautiful. तो वर्णन आता है शास्त्रों में कि केतुमाल वर्ष में जो स्त्रियां हैं सबसे सुंदर है। This Varsha was also conquered by Arjuna. तो अर्जुन जब आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो वो केतुमाल वर्ष पे भी विजयी प्राप्त करते हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अवेलेबल इन महाभारत सभा 28.6। तो ये वर्ष के बारे में किसी को पढ़ना है, बहुत इच्छा है पढ़ने का, लोग एडवेंचर जाते हैं, पढ़ के अगर किसी का इच्छा है यहाँ पे जाके देखने के लिए, तो इसका डिटेल महाभारत सभा पर्व में आता है। It is said that this part of the world is situated on the western side of the Meru Parvat, and the inhabitants of this province used to live up to 10,000 years. तो भीष्म पर्व में वर्णन आता है 6.31 में कि केतुमाल वर्ष के केतुमाल मेरू पर्वत के वेस्टर्न साइड में है और यहाँ पे लोग 10,000 साल तक जीते हैं। ये भीष्म पर्व में वर्णन आता है। Human beings living in this part of the globe are of golden color and women resemble the angels of heaven. तो यहाँ पे जो मनुष्य हैं उनका कांति सोने के जैसा है, गोल्डन कलर, और जो स्त्रियां हैं अप्सरा जैसी सुंदर है। The inhabitants are free from all kinds of diseases and grief. तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनमें बीमारी नहीं होता, कष्ट नहीं होता, शोक नहीं होता। तो इसको भागवतम में सबटेरेनियन हेवंस बोलते हैं। स्वर्ग के पहले ये भूमंडल में भी अलग अलग लेवल्स है स्वर्ग के, मच बेटर। ये भारतवर्ष से बहुत ज़्यादा सुख सुविधा वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे केतुमल का उसमें गिनती है। भारतवर्ष, दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द 9 वर्षस ऑफ जाम्बू द्वीप। जो भारतवर्ष है वो भी जाम्बू द्वीप का एक वर्ष है, 9 में से एक वर्ष है। A description of the भारतवर्ष is given in the महाभारत भीष्म पर्व चैप्टर 9-10। तो भारतवर्ष का जो डिस्क्रिप्शन है महाभारत में आता है, भीष्म पर्व अध्याय 9 और 10। प्रॉपर क्यों कोट करते हैं ये सब? ताकि लोगों को पता होना चाहिए हम काल्पनिक चीज बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोटेशंस हैं बताने के लिए। इन द सेंटर ऑफ जाम्बू द्वीप इज इलाव्रत वर्ष एंड द साउथ ऑफ इलाव्रत वर्ष इज हरि वर्ष। तो और एक वर्ष है जाम्बू द्वीप में जिसका नाम है इलाव्रत वर्ष,
और उसके दक्षिण दिशा में और एक वर्ष है जिसका नाम है हरिवर्ष। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दीज वर्षास आर गिवन इन द महाभारत सभा पर्व 28.78 एज फॉलोज। तो ये वर्षों का डिटेल डिस्क्रिप्शन महाभारत के सभा पर्व में आता है। तो ये श्लोक ऐसा है, नगरांश्च वनानांश्चैव नादिश्च विमलोदका पुरुषो देव कल्पांश्च नादिश्च प्रियदर्शना अदृष्ट पूर्वं शुभांगान सदर्श धनंजयः सदानानि च शुभ्रानि नारिश्चाप्रसाम निभा। It is mentioned here that the women in both these varshas are beautiful and some of them are equal to the apsaras or heavenly women. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि इलाव्रत वर्ष और हरि वर्ष में जो स्त्रियां हैं बहुत सुंदर हैं, अप्सरा जैसी सुंदर है। उत्तर कुरु और एक वर्ष का यहाँ पे वर्णन आ रहा है, उत्तर कुरु। अकॉर्डिंग टू वैदिक ज्योग्राफी द नॉर्थन मोस्ट पोर्शन ऑफ जम्बूद्वीप इज कॉल्ड उत्तर कुरु वर्ष। तो ये हमारा वैदिक ज्योग्राफी है, भूमंडल। जैसे आजकल का मॉडर्न ज्योग्राफी है, पर हमारा जो वैदिक ज्योग्राफी इससे बहुत एडवांस्ड है। तो यहाँ पे वर्णन आता हमारे वैदिक ज्योग्राफी में कि जम्बूद्वीप के उत्तर की ओर उत्तर कुरु वर्ष है। इट इज सराउंडेड बाय द सॉल्ट वाटर ओशन फ्रॉम 3 साइड्स एंड डिवाइडेड बाय श्रृंगवान माउंटेन फ्रॉम द हिरण्मय वर्ष। तो वर्णन आता है कि ये जो उत्तर कुरु वर्ष है तीनों साइड से समुद्र, खरा समुद्र से भरा है, और श्रृंगवान पर्वत ये वर्ष को हिरण्मय वर्ष से अलग करता है। किम पुरुष वर्ष, इट इज सेड टू बी सिचुएटेड नॉर्थ टू द ग्रेट हिमालयन माउंटेन विच इज 80,000 miles in length and height and which covers 16,000 miles in width। तो यहाँ किम पुरुष वर्ष है, तो वो बताया जाता है कि हिमालय के उत्तर के दिशा में है। हिमालय पर्वत पार करने के बाद किम पुरुष लोक आता है। तो अर्जुन वहाँ पे भी जाते हैं। तो हिमालय पर्वत को कोई लांग के आगे जाएगा, वहाँ पे एक रास्ता है जहाँ पे किम पुरुष वर्ष पहुँचता है। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत का लेंथ आता है 80,000 miles लेंथ, हाइट एंड 16,000 miles width। These parts of the world were also conquered by Arjuna, सभा पर्व 28.12। तो अर्जुन ने किम पुरुष वर्ष पे भी विजयी प्राप्त किया था। The किम पुरुषास आर डिसेंडेंट्स ऑफ द डॉटर ऑफ दक्ष। तो ये किम पुरुष के लोग कौन हैं? दक्ष के पुत्री के पुत्र हैं, उनसे आते हैं प्रजा। When Maharaj Yudhishthir performed a horse sacrifice yajna, the inhabitants of these countries were also present to take part in the festival and they paid tributes to the emperor। तो इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो ये अलग अलग वर्षों से उनके जो प्रतिनिधि है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी है, वो सब आते हैं युधिष्ठिर को सम्मान देने के लिए। दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड किम पुरुष वर्ष और समटाइम्स द हिमालयन प्रोविंसेस हिमवती। तो ये लोग को किम पुरुष वर्ष बोलते हैं या हिमवती भी बोलते हैं। इट इज सेड दैट शुकदेव गोस्वामी वॉज बॉर्न इन दिस हिमालयन प्रोविंसेस एंड ही केम टू भारत वर्ष आफ्टर क्रॉसिंग द हिमालयन कंट्रीज। तो ये भी वर्णन आता है कि शुकदेव गोस्वामी का जन्म यहाँ पे होता है किम पुरुष लोक में, और हिमालय पर्वत को लांघते हुए वो भारतवर्ष में आते हैं। इन अदर वर्ड्स महाराज परीक्षित कॉन्कर्ड ऑल द वर्ल्ड। तो इससे पता चलता है कहाँ कहाँ गए परीक्षित उनके विजय यात्रा में। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बाहर घूम के आ गए, होता है ना, जस्ट नेम सेक नहीं, वो अलग अलग बहुत दूर दूर गए। He conquered all the continents, adjoining all the seas and oceans in all directions, namely eastern, western, northern, southern parts of the world। तो इस तरह से उन्होंने सब द्वीप को, सब समुद्र को लांघते हुए हर एक वर्ष पे विजयी प्राप्त किया चारों दिशाओं में। तो ये परीक्षित का गुणगान है। तो ये सब जो सम्राट राजा है, साधारण राजा नहीं है,
उनके पास भौतिक रूप से भी बहुत शक्ति था, दे हैड लॉट ऑफ पावर। टेक्स्ट 13:15 तत्र तत्रो प्रशन्वान् स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमानां च यशः कृष्णमय्यात्मयशोचकम् आत्मानां च परित्राक्तम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसा स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टा पितृभिः उम्रिष्पितालोचना महाधनानि वंशांसि ददोहारन् महामना। तो ये सब लोकों में जब गए, परीक्षित का कैसे स्वागत हुआ और क्या आदान प्रदान हुआ वो लोगों के साथ। ट्रांसलेशन: Wherever the king visited, he continuously heard the glories of his great forefathers, who were all devotees of the Lord, and also the glorious acts of Lord Krishna. He also heard how he himself had been protected by the Lord from the powerful heat of the weapon of Ashwatthama. People also mentioned the great affection between the descendants of the Vrishni and Pritha due to the latter's great devotion to Lord Keshava. The king, being very pleased with the singers of such glories, opened his eyes in great satisfaction. Out of magnanimity, he was pleased to award them very valuable necklaces and clothing. तो जहाँ पे भी परीक्षित गए, हर एक लोक में, हर एक वर्ष में, हर एक द्वीप में परीक्षित का बहुत स्वागत किया लोगों ने, क्योंकि लोगों को पता था ये इतने महान कुल में पोता है, परीक्षित उनका जन्म हुआ है। जो पांडव हैं, ऑलरेडी बाकी लोगों में पांडव का गुणगान चल रहा था, तो वह सब रुके थे कब परीक्षित आएंगे, कब हमको परीक्षित का दर्शन होगा। तो इसलिए जब परीक्षित आते हैं सब लोग गुणगान करते हैं, बहुत सारे लोग गाते हैं। किसके बारे में? पांडवों का गुणगान, कितने महान भक्त थे। कृष्ण का गुणगान, कृष्ण के अलग अलग लीलाओं के बारे में। और परीक्षित का भी गुणगान, बोलते हैं कि कैसे परीक्षित ने, भगवान ने परीक्षित को माँ के गर्भ में बचाया अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। तो इस तरह से कृष्ण परीक्षित बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे वर्णन आता है तेभ्य परम संतुष्ट। तो परीक्षित बहुत संतुष्ट हो जाते हैं इतना गुणगान सुन के, कृष्ण का, अपने कृष्ण के भक्तों का गुणगान सुन के। तो ये भक्त का संतुष्टा है। भक्त का संतुष्टा कब है? जब वो देखते हैं कि हर एक जगह पे कृष्ण का गुणगान चल रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते थे भारत भूमिते होइले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थ करी करो परोपकार। वो चाहते थे कि हर एक जगह पे कृष्ण का गुणगान होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर का ये ड्रीम था। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सपना देखा था ऑलमोस्ट 150-200 ईयर्स बैक। उन्होंने ये सपना देखा था कि एक दिन आएगा जब चैतन्य महाप्रभु का गुणगान पूरे दुनिया के लोग करेंगे। चीन हो कि रशिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, टर्की हो, हर एक व्यक्ति कृष्ण का गुणगान करेगा, महामंत्र लेगा और पूरे दुनिया के लोग मायापुर आएंगे और एक साथ कीर्तन करेंगे। तो ये भक्त का सबसे बड़ा संतुष्टा है जब वो देखते हैं कि हर जगह कृष्ण का गुणगान चल रहा है। तो इस तरह से परीक्षित बहुत प्रसन्न होके जितने भी लोग गुणगान करते हैं भगवान का, वो सबको दान देते हैं, हीरे जवाहरात देते हैं, कपड़े देते हैं। जैसे गीता में वर्णन आता है कि जो भक्त हैं हमेशा एक दूसरे से कृष्ण का चर्चा करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। तुष्यंति च रमन्ति च मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो गीता के चतुश्लोकी गीता में ये वर्णन आता है कि भक्त किसमें रमते हैं? भक्त का रमन है एक दूसरे से कृष्ण के बारे में चर्चा करना। तुष्यंति च रमन्ति च, तो ये भक्त का लक्षण है। इसलिए परीक्षित बहुत प्रसन्न होते हैं
कि अभी मेरा राज्य चल रहा है, हालांकि कली शुरू हो गया है, फिर भी कृष्ण का तो गुणगान चल रहा है। हाँ, तो बैड न्यूज़ तो है, हमने देखा वो जब निकलते हैं बाहर बैड न्यूज़ है कि कली का आगमन हो गया, तो बैड न्यूज़ में भी एक गुड न्यूज़ है। हाँ, वो क्या है? कृष्ण की कथा। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हालांकि बैड न्यूज़ है कि कलयुग दोषों का सागर है, पर उसमें एक गुड न्यूज़ है। वो क्या है? जो भी कृष्ण का स्मरण करेगा 100% उसकी मुक्ति प्राप्ति होगी। परपोर्ट: किंग्स एंड ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ द स्टेट आर प्रेजेंटेड विद वेलकम एड्रेसेस। तो ये प्रथा है, तो हमारी वैदिक संस्कृति में कितना सारे प्रथा है। जब राजा या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जाता है तो उसको वेलकम एड्रेस दिया जाता है। वो अभी भी होता है कि नहीं? सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उसके पास एक पोस्ट है। जो भी है सही भी नहीं रहेगा, पर उसके पोस्ट के लिए तो थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए। और परीक्षित जैसा राजा को कितना सम्मान देना चाहिए। दिस इज द सिस्टम फ्रॉम टाइम इममेमोरियल। एंड महाराज परीक्षित, since he was the well-known emperors of the world, was also presented with welcome addresses of welcome in all parts of the world as he visited those places. तो अभी अब मोदी का इतना गुणगान होता है हर एक जगह पे, जो कौन से भी देश में जाता है। इमेजिन करो परीक्षित जैसे महान राजा को कितना गुणगान हुआ होगा। तो इसलिए जहाँ पे भी गए, कौन से भी द्वीप में, उधर के लोगों ने वेलकम एड्रेस दिया और परीक्षित को बहुत गुणगान किया। The subject matter of those welcome addresses was Krishna। पर परीक्षित का वेलकम एड्रेस में और बाकी वेलकम एड्रेस में फ़र्क क्या है? यहाँ पे परीक्षित को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, परीक्षित का गुणगान कर रहे हैं, फिर भी उसमें विषय क्या है? कृष्ण है। परीक्षित संतुष्ट इसलिए नहीं हो रहे हैं कि मेरा गुणगान हो रहा है, वो संतुष्ट इसलिए हो रहे हैं कि कृष्ण के बारे में कथा चल रहा है। तो सब्जेक्ट मैटर इज कृष्णा, राइट? तो ये दुनिया में अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स है, किसी ने बहुत कुछ चीज़ हासिल किया होगा, पर अगर कृष्ण का कनेक्शन नहीं है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। कृष्णा मीन्स कृष्णा एंड हिज इटर्नल डिवोटीज, एज द किंग मीन्स द किंग एंड हिज कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स। तो विषय कृष्ण है का मतलब है कृष्ण और कृष्ण के भक्त, क्योंकि कभी भी कृष्ण अपने भक्तों से अलग नहीं होते। इसलिए जब हम कृष्ण कथा या कृष्ण के भक्तों की कथा करते हैं, उसी में हम आनंद ले सकते हैं, वो सही सब्जेक्ट मैटर है। तो हम इसका आगे का तात्पर्य आज शाम को पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।